हिंदी साहित्य के ब्रह्मा, नाटककार, निबंधकार के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले जयशंकर प्रसाद। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आज जिस कवि के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। बच्चों, शंकर शब्द से ही आपको पता लग रहा है कि इन पर जो दार्शनिक प्रभाव था वो भगवान शिव जी का पड़ा था। शैव दर्शन से ये संबंधित है। इनका जो जन्म हुआ था वो 30 जनवरी 1899 काशी में हुआ था। इनका जो परिवार था वो सुंघनी साहू के नाम से सुविख्यात था। इनकी मृत्यु सन 1937 मात्र 48 वर्ष की अल्पायु में इनका देहांत हो जाता है। इनकी माता मुनि देवी और पिता देवी प्रसाद थे। इनके गुरु का नाम मोहिनी लाल था, जो रस्मे सिद्ध के नाम से सुविख्यात थे। काव्य गुरु अर्थात जयशंकर प्रसाद जी ने कविता, नाटक, कहानी के क्षेत्र में जो भी सृजन किया है वो उनके जो काव्य गुरु थे वो देवी प्रसाद को माना जाता है। इनको कवि चक्रवर्ती के नाम से भी विख्याति प्राप्त हुई है। इनका जो बाल्य नाम था वो झारखंडी था और जयशंकर प्रसाद उपनाम जो अपनाते थे वो कलाधर उपनाम से ये कविताएं लिखते थे। आप सभी को पता है कि छायावाद में प्रकृति प्रेमी और प्रेम और सौंदर्य का बहुत ज़्यादा विस्तृत वर्णन हुआ है। तो प्रेम और सौंदर्य के जो कवि है वो जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। छायावाद के ब्रह्मा और छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ कवि हैं उसमें प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा जी आते हैं। इन 4 आधार स्तंभों की जो बात की है वो कृष्णदेव झारी ने की है। आपसे सवाल जब पूछा जाए कि छायावाद के 4 आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी को किसने माना है तो आपने याद रखना है कृष्णदेव झारी ने माना है। आप सभी छायावाद के बृहत्तरी के बारे में जानते हैं। बृहत्तरी में पंत, निराला और प्रसाद जी आते हैं। ये किसने माने हैं? नंद दुलारे वाजपेयी ने माने हैं। तो ये सवाल भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला सवाल पे आते हैं। इलाहाचंद्र जोशी के अनुसार छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। बच्चों, सर्वमान्य रूप से भी जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। हम किसी भी वाद को जब पढ़ते हैं, जैसे भारतेंदु हो गया, द्विवेदी हो गया, छायावाद हो गया, प्रगतिवाद हो गया, तो हमारे मन में ये सवाल रहता है किस काल का या इस वाद का प्रवर्तक कौन माना जाता है। तो बच्चे, जो सर्वमान का अर्थ होता है, पहले जो आलोचक होते हैं वो अपने अपने मत के अनुसार है ना अनेक कवियों को प्रवर्तक मानते हैं, परंतु बाद में वो संयुक्त रूप से एक मत पर सहमत हो जाते हैं और उस कवि को उस काल का प्रवर्तक मानते हैं। तो छायावाद का अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि छायावाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है तो जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। अगर इलाहाचंद्र जोशी के अनुसार पूछे जाए तब भी आपको जयशंकर प्रसाद याद रखना है। आज किस वीडियो में हम काव्य संग्रह की बात कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद ने सबसे पहला जो काव्य लिखा था वो उर्वशी लिखा था सन 1909 ईस्वी में। उसके बाद इन्होंने वन मिलन 1909 में लिखा था, प्रेम राज्य 1909 ईस्वी में लिखा था। मतलब 3 कृतियाँ थी, उर्वशी, वन मिलन और प्रेम राज्य, जो 1909 में जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। अयोध्या का उद्धार 1910 में लिखा था, शोकोच्छ्वास 1910 ईस्वी में, बब्रूभान 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महतब 1914 ईस्वी, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935 और कल्पना सुख, विदाई और नीरव प्रेम
विसर्जन, ये सभी जो काव्य है वो जयशंकर प्रसाद के माने जाते हैं। आगे चलते हैं। आप सभी को विदित है कि जो जयशंकर प्रसाद की अशोक की चिंता है, शेर सिंह का आत्मसमर्पण है, पिशोला की प्रतिध्वनि है और प्रलय की छाया है। ये किस काव्य संग्रह में है? तो लहर जो काव्य संग्रह जयशंकर प्रसाद जी का माना जाता है, वो उसमें ये सभी कविताएं हमें देखने को मिलती है। और ये किस छंद में है? तो मुक्त छंद में है। बच्चे, आप जब यहाँ पर बात करते हैं तो याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जाता है कि अशोक की चिंता कविता किसकी है ना? तो शेर सिंह का आत्मसमर्पण किसकी रचना है? तो ये सभी सवाल आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अगले सवाल पर चलते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य पर। महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक। अतुकांत रचनाएं। जो बच्चे अतुकांत होता है वो किसी भी छंद में रचित नहीं होती है, उनको अतुकांत कहा जाता है। महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक, ये जयशंकर प्रसाद के दोनों काव्य ग्रंथ है और ये दोनों अतुकांत रचनाएं। जयशंकर प्रसाद की अगर हम प्रथम कविता की बात करें तो बच्चे इन्होंने सावन पंचक कविता लिखी थी, जो 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी। आपको याद रखना है कि जो प्रथम कविता है जयशंकर प्रसाद की वो कौन सी है? सावन पंचक है। अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात कर रहे हैं तो प्रथम जो छायावादी कविता है वो किसको माना जाता है? प्रथम प्रभात को माना जाता है। अर्थात इसी कविता को हिंदी की प्रथम छायावादी कविता भी आप कह सकते हैं। तो प्रथम प्रभात को माना जाता है और 1918 में प्रकाशित हुई थी, जो झरना में काव्य संग्रह में संकलित हुई थी। ये आप सभी को याद रखना है क्योंकि झरना का जो प्रकाशन वर्ष है वो भी 1918 है। आगे चलते हैं कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकार रचना उर्वशी है और ये क्या है? एक चंपू काव्य है। बच्चे, जब आप उर्वशी की बात करते हैं तो आप एक उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना को भी देखते हैं। बच्चे, वो गीति नाट्य है ना? वो गीति नाट्य है और ये क्या है? एक चंपू काव्य है। तो याद रखना है, चंपू काव्य किसको कहते हैं? जो गद्य और पद्य का मिश्रण जहाँ पे होता है उसको हम चंपू काव्य कहते हैं। अगला सवाल यहाँ पे ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण तथ्यों में कि खड़ी बोली में प्रथम काव्य संग्रह है जयशंकर प्रसाद का कौन सा माना जाता है? तो कानन कुसुम जो है वो खड़ी बोली में प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, प्रसाद के प्रथम छायावादी जो काव्य है झरना है। दोस्तों, ऊपर मैंने जैसे कि आपको बताया है, झरना से अलावा जो पीछे आप रचनाएं पढ़ते हैं ना, क्योंकि छायावाद का जो आरंभ है वो कहाँ से माना जाता है? 1918 से लेकर 1936 तक माना है, ये सर्वमान्य है। परंतु डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बात करें तो 1918 से लेकर 1938 तक जो छायावाद का आरंभ इनके इसमें अवधि मानी है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। अर्थात झरना के बाद से लेकर कामायनी तक जो रचनाएं आती है वो छायावाद में आती है। तो उर्वशी से लेकर आपकी जो चित्राधार तक रचनाएं हैं वो आपके द्विवेदी युग की रचनाएं मानी जाती है। क्योंकि बच्चे 1909 से लेकर 1918 तक देखिए आप जितनी भी रचनाएं हैं वो चित्राधार तक वो आपके कहाँ तक की रचनाएं मिलती है? आपके द्विवेदी युग की रचनाएं मिलती है। द्विवेदी युग का समय क्या माना जाता है? 1900 से लेकर 1918 तक। तो इसलिए छायावाद की प्रथम रचना की बात करें जयशंकर प्रसाद की तो झरना को माना जाता है। तो ये सवाल आप सभी को समझ आ गया होगा। और इस रचना को प्रथम रचना है तो इस रचना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि जो छायावाद के अभिलक्षण थे वो आपकी झरना रचना में हमें देखने को मिलते हैं। अगले सवाल की ओर चलेंगे कि हिंदी का प्रथम विरह काव्य। आपको पता है ना, जयशंकर प्रसाद का हिंदी का प्रथम विरह काव्य की बात करें
या जयशंकर प्रसाद के विरह स्मृति काव्य की बात करें तो बच्चे वो आंसू को ही माना जाता है। और ये हाल ही में LT-TAT में सवाल पूछा जा चुका है। और इसमें आंसू में कितने छंद है? 133 छंद है। और ये किस छंद में रचित है? आनंद छंद या सखी छंद। इसमें जो आनंद छंद है उसको ही सखी छंद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कितनी मात्राएं होती है? 14 मात्राएं होती है। और इसी रचना को, आंसू को ही हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। सवाल कई बार यहाँ से पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी ने किस रचना में कि व्यक्तिगत वेदना से ऊपर उठकर करुणा या विश्व कल्याण की भावना की अभिव्यक्ति किस रचना में की है? तो बच्चे करुणा मतलब करुणा का अर्थ होता है जो दूसरों के दुख को देखकर उसमें शामिल होने लगता है, उसमें रोने लगता है, उसको करुणा कहते हैं, है ना। तो वो आपके आंसू रचना में देखने को मिलता है। चित्राधार अगली रचना है। इनकी ब्रजभाषा संबंधित कविताएं इसमें लिखी गई है। बहुत महत्वपूर्ण रचना है। और इसमें जो प्रथम संस्करण है इसमें 133 छंद है। इसके संशोधित जो संस्करण था उसमें 190 छंद हो गए थे। तो ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको याद रखना है कि चित्राधार में ब्रजभाषा से संबंधित कविताएं लिखी गई थी। आप सभी को ये भी विदित है कि जो आपका ब्रजभाषा का स्वर्ण काल माना जाता है या स्वर्ण युग माना जाता है वो आपके रीतिकाल को माना जाता है। आगे सवाल है कि प्रसाद ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था प्रेम पथिक। वो पहले ब्रजभाषा में लिखी थी सन 1909 में। बाद में इसी रचना को स्वयं जयशंकर प्रसाद जी ने खड़ी बोली में अनुवाद किया था या रूपांतरण किया था। कब किया था? 1914 में किया था। इस रचना पर हम कह सकते हैं कि जो प्रेम पथिक है वो सिरधर पाठक जी ने एक अनुदित रचना लिखी थी जिसका नाम था एकांतवासी योगी। इसका प्रभाव आपके प्रेम पथिक पर देखने को मिलता है। तो मतलब जिस तरह की एकांतवासी योगी में रचना में वर्णन देखने को मिलता है उसी तरह से जयशंकर प्रसाद जी ने प्रेम पथिक में वर्णन किया है। दोस्तों आगे चलते हैं। कामायनी। जैसा कि आप सभी को ये पता है कि कामायनी हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। इस रचना का नाम क्यों कामायनी पड़ा था जानते हैं। श्रद्धा काम गोत्र की बालिका थी। कामायनी की एक पात्र है श्रद्धा। तो श्रद्धा जो थी वो काम गोत्र की बालिका थी, इसलिए श्रद्धा के नाम के साथ साथ उसे कामायनी भी कहा जाने लगा था। मतलब जो श्रद्धा है कामायनी की एक पात्र है, श्रद्धा का नाम ही क्या था? कामायनी था। तो इसलिए इस रचना का जो नामकरण हुआ था एक स्त्री पर हुआ था, स्त्री के नाम पर इसका नामकरण हुआ था। अब देखिए इस जो कथा वस्तु है जो कामायनी है इसका जो आधार रहा है वो शतपथ ब्राह्मण रहा है, ऋग्वेद रहा है, छंदोग्य उपनिषद रहा है, श्रीमद् भागवत रहा है ना। अगर हम ये देखें जो घटनाएं कामायनी में घटित होती है जैसे जल प्रलय की घटना होती है, वो जितनी भी घटनाएं हमें देखने को मिलती है वो कहाँ से ली गई है? शतपथ ब्राह्मण से ली गई है। बच्चे यहाँ से सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि कामायनी पर किस का प्रभाव ज़्यादा मिलेगा? तो शतपथ ब्राह्मण का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। कामायनी में आप सभी को पता है 15 सर्ग है और इसमें जो अंगी रस है वो शांत रस है। इसमें जो दर्शन हमें देखने को मिलते हैं समरसतावाद, आनंदवाद और शैव, ये तीनों दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। इसके पात्र है मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार, ये मुख्य पात्रों में गिने जाते हैं। और इसका जो मुख्य छंद है वो तांत्रिक छंद को माना जाता है। आपसे सवाल पूछा जाए कि कामायनी में कौन सा छंद है तो तांत्रिक छंद आपने याद रखना है। कामायनी के सर्गों से सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि इसके कालक्रम के अनुसार इनके सर्गों को व्यवस्थित कीजिए। तो आपने याद रखना है चिंता सर्ग पहला है और अंतिम जो है वो आनंद है।
क्रम के अनुसार अगर हम बात करें तो चिंता पहले पर आता है, आशा दूसरे पर है, तीसरा श्रद्धा है, चौथा काम है, पांचवा वासना है, छठा लज्जा है, सातवां कर्म है, आठवां ईर्षा है, नौवां ईड़ा है, 10वां सोपन है, 11वां संघर्ष है, 12वां निर्वेद है, 13वां दर्शन है और 14वां रहस्य है और 15वां आनंद है। दोस्तों, प्रथम सर्ग जो चिंता सर्ग जिस सर्ग के नाम से जानते हैं, इसका जो कुछ अंश था वो 1928 में सुधा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। बहुत इम्पोर्टेंट सर्ग है। और आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है, तो चिंता है। और आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है, आनंद है। कामायनी का तीसरा सर्ग कौन सा है, श्रद्धा है। और कामायनी का जो है ना 9वां सर्ग है वो कौन सा है, ईड़ा है। ये तीनों जो सर्ग है, श्रद्धा हो गया, ईड़ा हो गया और आपको चिंता, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है इनका जो क्रम है वो कौन सा आता है। अब देखिए, इनमें हम पात्र की बात करेंगे, प्रतीकों की बात करेंगे। मनु पात्र है आपकी कामायनी का और ये प्रतीक जो है वो मन का है। श्रद्धा हृदय का है, रागात्मक वृत्ति भी इसको कहा जाता है। ईड़ा बुद्धि है, जिसको व्यावसायिक बुद्धि भी कहा जाता है। कुमार कामायनी के पात्र है और इसमें मानव के प्रतीक माने जाते हैं। अकुल और किरात ये भी कामायनी में पात्र है। असुर शक्तियाँ ये मानी जाती। आप हालांकि मनु, श्रद्धा, ईड़ा, कुमार इन पात्रों के बारे में जानते हैं, अकुल और किरात से आप है ना इनको नहीं जानते हैं। और सवाल आजकल इन्हीं से पूछा जा रहा है कि अकुल और किरात है ना किस रचना के पात्र हैं, तो याद रखना है कामायनी के पात्र हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं, कामायनी के विशेष तथ्यों की ओर। छायावाद का उपनिषद कामायनी को शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा था और मानवता का रसात्मक इतिहास और नए युगों का काव्य, ये दो कथन है। एक तो है मानवता का रसात्मक इतिहास है, दूसरा कथन है नए युग का काव्य। कामायनी को किसने कहा था, तो नंद दुलारे बाजपेयी ने कहा था। मानव चेतना का विकास का महाकाव्य किसको कहा जाता है, डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा था। ये भी आपको याद रखना है। ये कामायनी के संदर्भ में हम सभी कथन पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं कि कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधित्व महाकाव्य किसने कहा है, तो नामवर सिंह ने कहा है। रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कामायनी को किसने कहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कामायनी में जो कर्म है, कर्म का संदेश दिया गया है और वैराग्य मत का खंडन किया गया है। और दिनकर ने अपने निबंध में दोष रहित दोष सहित एक निबंध लिखा था और इसका वर्णन किया था। कर्म का वहाँ पे संदेश मिला था और वैराग्य का वहाँ पे दिनकर जी ने खंडन किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना पॉइंट है। आपकी परीक्षा के लिए ये लगातार सवाल पूछा जा चुका है और पीएचडी की या एमफिल के एंट्रांस की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रसाद जी की आरंभिक शैली बहुत कुछ अयोध्या सिंह उपाध्याय की संस्कृत गर्भित शैली से मिलती जुलती है, जो स्थूल और बहुमुखी है। ये किसने कहा था, ये डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा था। अब देखिए, जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद पुस्तक के लेखक कौन है, ये जो आलोचना लिखी थी वो नंद दुलारे बाजपेयी ने लिखी थी जयशंकर प्रसाद पर। अब कुछ दो सवाल मैंने यहाँ पे जोड़े हैं कि जो दो सवाल है कि वो पूछे भी जा चुके हैं आपकी परीक्षाओं में। पहला सवाल है कि प्रसादकृत कामायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं, ये राजस्थान में आया हुआ है। इनकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकार के नाम पर हुआ था। इसमें कर्म का संदेश और वैराग्य का खंडन है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्त रूप देते हुए प्रसाद ने यथार्थ जीव और अतिथ्य चित्रण किया। जो भी चिंता, आशा, श्रद्धा, काम पढ़ते हैं ना, वो मनोविकार है एक तरह के। तो इसमें जो गलत होगा वो पहला विकल्प हो जाएगा, किसमें
15 सर्ग में विभक्त है। अगला सवाल पूछा गया था, ये छत्तीसगढ़ में पूछा गया था, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था कि कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है। तो आपको पता है, इस प्रश्न का आप उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसको मैंने ऊपर पढ़ाया भी है। आज के लिए इतना ही करते हैं। बहुत जल्द हम जयशंकर प्रसाद की पंक्तियों, जयशंकर प्रसाद के नाटकों पर अलग अलग तरह की वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।